बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। इमरान खान हुकूमत को दबाव में लाने की कोशिश में खुद दबाव का शिकार हो गए और इसमें भी कोई शक नहीं है कि इमरान खान ने काफ़ी हद तक हुकूमत को दबाव में लेकर आए, लेकिन कुछ उनके इंटरनल मामलात ऐसे हैं कि जिसकी वजह से वो खुद ही इस वक्त दबाव का शिकार हैं और वो समझ रहे थे कि शायद परवेज़ इलाही साहब के ज़रिए वो हुकूमत को दबाव में ले आएंगे, लेकिन परवेज़ इलाही वो चावल है जो एक पानी में गलने वाला नहीं है और यकीनन इमरान अपना परवेज़ इलाही इतनी आसानी से इमरान खान को जीतने नहीं देगा। नाज़रीन, इस वक्त हुकूमत को हर तरफ से बहरान का सामना है। एक तरफ सियासी इंतशार है, दूसरी तरफ मुआशी बहरान है, तीसरी तरफ आइनी बहरान है, एक तरफ पंजाब का बहरान है, एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा का बहरान है। इस सारे बहरानों में एमक्यूएम की पुरानी रागनी जो है वो फिर से सुनाई देने लगी है और एमक्यूएम ने फिर अपनी उस पे जो इनका तर्ज सियासत है उस पे आने की कोशिश कर रही है और हुकूमत में होने के बावजूद और अक्सरियत में होने के बावजूद नून लीग ने खुद पंजाब असेंबली में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में खुद को खुद शिकस्त दी और इसी सूरत हाल में इस वक्त नून लीग भी जो है वो शदीद दबाव का शिकार है और यही वजह है कि शायद मरियम नवाज एक आधे हफ्ते में वापस आ सकती हैं, ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और नाजरीन, ये भी चीज़ सामने आई है कि क्योंकि पंजाब असेंबली की तहलील का फैसला अभी होना बाकी है, उस पर क्या हो रहा है और एमक्यूएम की तरफ से जो इस्तीफ़ों के मामले या जो मामलात हो रहे हैं उस पर हम तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात शुरू करेंगे कि इमरान खान हुकूमत को दबाव में लाने की कोशिश में खुद दबाव का शिकार हो गए हैं। इस वक्त अंदरूनी तौर पर दबाव का शिकार हो गए हैं, सियासी तौर पर दबाव का शिकार हो गए हैं, इखलाकी तौर पर दबाव का शिकार हो गए हैं। यानी पीटीआई के जो रहनुमा हैं उनकी बदज़बानी और बद इखलाकी और बद कलामी ने एमक्यूएम को अपना पीटीआई को बदतरीन तनकीद का जो है वो उसको सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ चौधरी परवेज़ ने फवाद चौधरी ने जो ज़बान इस्तेमाल की सियासी तवाइफ के लिहाज से उस पर इस वक्त पूरा सोशल मीडिया जो है वो आग बगोला है और नेशनल मीडिया पर भी इस हवाले से शदीद तनकीद की जा रही है और इस वक्त इमरान खान ये समझ रहे थे कि जैसे ही पंजाब असेंबली से वो इस्तीफ़ा दे देंगे या पंजाब असेंबली की डिसोल्यूशन का अपना मामला हो जाएगा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का, तो पंजाब असेंबली तहलील हो जाएगी, फिर उसके 48 आवर्स के बाद फिर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को तहलील करेंगे। यानी ये जो प्रेशर टेक्निक्स थी वो इस वक्त उसके किसी काम नहीं आ रही हैं। यानी प्रेशर टेक्निक्स खुद इमरान खान के लिए प्रेशर बन गई हैं और ऐसा प्रेशर बन गई हैं कि वो समझ रहे थे कि शायद वो परवेज़ इलाही को जो है वो चित कर लेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि परवेज़ इलाही ने खुद इमरान खान को चारों शाने चित कर दिया है। एक तरफ जहां परवेज़ इलाही ने गवर्नर को पंजाब असेंबली की तहलील के हवाले से एडवाइस भेज दी है, तो दूसरी तरफ जो है वो खुलकर खुद मीडिया पे नहीं आ रहे। कभी कभी गलती से कोई ट्वीट उनका सुनाई दे रहा है, इसके अलावा जो प्रैक्टिकली उनको मीडिया पे आके जो चीज़, माफ़ कीजिएगा सर्दी की वजह से थोड़ी सी हालात आपको पता है कैसे चल रहे हैं, तो इस वक्त जो उसको एक बार खुद खुल के सामने आना चाहिए था, इमरान खान के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी और बताना चाहिए था कि जी मैंने एडवाइस भेजी है और मैंने अपने दिल से भेजी है और इमरान खान के हुक्म पर भेजी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वक्त वो ट्वीट खेल रहे हैं। लेकिन इसके अलावा परवेज़ इलाही अभी तक कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से पंजाब असेंबली की तहलील का मामला रुक जाए, क्योंकि अगर पंजाब असेंबली तहलील हो जाती है तो फिर इमरान खान का तो जो होगा सो होगा, वो तो खैबर पख्तूनख्वा
उन्होंने अपने बोरियां बिस्तर बांध लिए हैं और सामान अपना खैबर पख्तूनख्वा शिफ्ट करना शुरू कर दिया है, और उसके बाद फिर शायद अफगानिस्तान चले जाएंगे, क्योंकि तालिबान उनके अपने हैं और तालिबान से उनका बहुत ही गहरा रिश्ता है, बहुत गहरा ताल्लुक है। यही वजह है कि वो 40,000 तालिबान को खैबर पख्तूनख्वा में आबाद करने के लिए ला रहे थे, और खुद ही कह रहे हैं कि उनमें जो है वो 30-40 अपना 8-10 हज़ार भी थे, वो फाइटर भी थे और टेररिस्ट भी। यानी उनको टेररिस्ट नहीं कह रहा, उनको दहशतगर्द नहीं कह रहा, उनको इंसानियत के कातिल नहीं कह रहा, उनको फाइटर कह रहा है। इनकी रीसेटलमेंट पे हमने पैसा खर्च करना था। अब ये जितने भी 30 से 40 हज़ार या 45 हज़ार लोग जो वापस आ रहे हैं, जिनमें से 5 से 7 हज़ार फाइटर हैं, इनको रीसेटल करना था हमने वहां। फाइटर का मतलब समझते हैं क्या होता है? तो बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा के बाद इमरान खान कहाँ जाएंगे ये कुछ पता नहीं, क्योंकि बनी गाला तो छूट चुका, अब जमान पार्क भी छूटने जा रहा है। अब देखना ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान कितना क़याम करते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, परवेज़ इलाही की इस वक्त भी कोशिश है कि किसी तरीके से पंजाब असम्बली तहलील ना हो, तो इसलिए उन्होंने आज यानी जुमे के रोज़, अभी जाहिर है कि जब तक अब तक मेरा व्लॉग पहुंचेगा तब तक जुमा तो नहीं रहेगा, हफ्ता हो चुका होगा। तो बहरहाल जुमे के रोज़ जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में असम्बली की तहलील से मुतालिक एक आइनी दरख्वास्त दाखिल करवा दी है। अब ये दरख्वास्त दाखिल करवाई गई है आम शहरी की तरफ से। आपको पता है कि ये जो आम शहरी होते हैं, ये आम शहरी नहीं होते, ये कुछ ख़ास शहरी होते हैं, और वो इतने ख़ास शहरी होते हैं कि उनकी दरख्वास्त जब जाती है तो रजिस्ट्रार फ़ौरन मुतहरिक हो जाते हैं और फिर बेंच बन जाते हैं और फिर समाअत भी शुरू हो जाती है। तो नाज़रीन, ऐसा ही हुआ है कि पंजाब असम्बली की तहलील के को रुकवाने के लिए एक पिटीशन दाखिल कर दी गई है पंजाब असम्बली में। अब वो जो पिटीशन है उसमें जो जो जस्टिस शाहिद करीम जो है वो इसकी समाअत कर रहे हैं, और रजिस्ट्रार ने बाकायदा उसको समाअत के लिए भेज दिया है। अब जाहिर है कि मैटर अगर एक बार फिर अगर कल हफ्ते के रोज कोई स्टे आ जाता है या गवर्नर को रोक दिया जाता है अर्जेंसी पे, या क्योंकि 48 घंटे की बात है, तो जो समय अपना जो एडवाइस भेजी गई थी वो कल रात को भेजी गई थी, तो आज की रात भी है, कल का दिन भी है, और फैसला तो कल शाम तक हो ही जाना है। और बलीग रहमान साहब ने जिस तरह कहा है और कमाल बलागत का मुजाहरा किया है कि किसी भी जमहूरियत पसंद के लिए असम्बली की तहलील का फैसला करना इतना आसान नहीं होता। किसी भी जमहूरी इदारे को तहलील करना बहुत मुश्किल काम है। यानी एक वो इदारा जो अवाम के लिए बना हो, जो अवाम के मैंडेट से वजूद में आया हो, और एक पार्टी जो अवाम के मैंडेट को ठुड्डे मार रही है, अवाम के मैंडेट की तौहीन और तजलील कर रही है, वो तौहीन और तजलील कर रही है नेशनल असम्बली में, वो तौहीन और तजलील कर रही है पंजाब असम्बली में, वो तौहीन और तजलील कर रही है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में। तो जाहिर है कि फिर भी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को इस तरह कमज़ोर किया जाता है और कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। हैरत की बात यह है कि मतलब गवर्नर साहब ने जिस तरह मैंने कहा कि बेहतरीन उनके अल्फाज हैं कि किसी भी जमहूरियत पसंद शख्स के लिए ये बहुत मुश्किल काम होता है। तो उन्होंने कहा कि अभी टाइम है और इसके मुख्तलिफ कानूनी पहलुओं का भी जायज़ा लिया जा रहा है, और ज़ाहिर है कि आइनी माहिरीन से भी बातचीत की जा रही है कि जिस तरह की एडवाइस भेजी गई है, क्या इस तरह की एडवाइस पर असम्बली तहलील की जा सकती है? क्या ये बेहतर ना होता कि ये एडवाइस प्रॉपर समरी की सूरत में होती, प्रॉपर एडवाइस होती, और किस आइन के आर्टिकल के तहत वज़ीर आला ने ये एडवाइस भेजी है और वो क्यों असम्बली तहलील करना चाहते हैं? इतना बड़ा हाउस है और पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के बाद सबसे बड़े सूबे की ज़ाहिर है कि असम्बली है, और एक उसका एक फ़र्द वाहिद और इतने सारे 300 से ज़ायद अरकान असम्बली की तकदीर का फैसला करेगा, तो यकीनन 18वीं आइनी तरमीम में उनको बहुत सारे अख्तियारात दे दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि एक फ़र्द वाहिद के पास इतना अख्तियार कैसे है कि वो जो चाहे कर गुजरे। तो बहरहाल अब देखना ये है कि ये मामला कहाँ तक पहुँचता है
और नाज़रीन, हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्तों को भी बड़ी जल्दी है कि बस जल्दी करो, इस हुकूमत को ख़त्म करो। आसिम मुनीर साहब, आप जल्दी करो, पहुँचो। जिस तरह आप कामरान खान का ट्वीट है कि और वो माशी बहरान, सियासी बहरान, फलां बहरान, और जल्दी करें आसिम मुनीर साहब, आप टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत तश्कील दें। तो कामरान खान साहब जो है बुनियादी तौर पर वो कुछ और चाहते हैं। वो शुरू से जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की दलाली करते रहे हैं, और वो शुरू से ही जो है वो ज़मीर फरोश। तो देखें, वो सहाफ़ी वो होता है जिसको पता हो कि इस कलम की असमत क्या होती है, इस कलम की नोक से रसने वाली स्याही की अहमियत क्या होती है, और उस स्याही से वजूद में आने वाले जो अल्फाज होते हैं उनकी अहमियत क्या होती है। लेकिन वो सहाफ़ी जो अरबोंपति बन गए, करोड़ोंपति बन गए, और जिनको ये भी पता नहीं है कि मेरी तनख्वाह कहाँ से आ रही है, और पैसा कहाँ से आ रहा है, और लिफाफा कहाँ से आ रहा है, और ब्रीफ केस कहाँ से आ रहा है, तो फिर ऐसे सहाफ़ियों को जाहिर है कि मैं तो सहाफ़ी नहीं कहता। बहरहाल ये जो है वो हिरन की खाल में भेड़िए हैं, और शिकार करते हैं और शिकार कर रहे हैं। तो बहरहाल कामरान खान साहब को बहुत जल्दी ये ट्वीट आपकी आंखों के सामने है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, इसके अलावा आपने देखा होगा कि पंजाब असेंबली के बहरान के हवाले से आज शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान साहब, आसिफ जरदारी को टेलीफोन किया, नवाज शरीफ साहब से भी टेलीफोनिक मुशावरत की गई, और इसका बारीकी से जायज़ा लिया गया, और जायज़ा लेने के बाद जो है वो ये फैसला किया गया है कि वो इलेक्शन में जाएंगे, और इलेक्शन होने चाहिए, और अगर इलेक्शन ही करने हैं तो फिर इमरान खान को एक बार फिर मैदान में आजमा लिया जाए, क्योंकि इमरान खान ने जो ज़िमनी इंतखाबात भी जीते थे, हर कोई ये कह रहा है कि इमरान खान ने ज़िमनी इंतखाबात जीते थे। मैं फिर भी कहता हूं कि इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट के न्यूट्रल होने के झूठे दावे के बाद इमरान खान को जितवाया गया था, इमरान खान को कामयाब करवाया गया था। इमरान खान किसी भी ज़िमनी इलेक्शन में खुद से कामयाब नहीं हुए हैं। तो अब बहरहाल बैसाखियां हट चुकी हैं, और इस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो किसी हद तक एपॉलिटिकल हो चुकी है। तो अब पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। इसके अलावा नाजरीन, जिस तरह मैंने आपसे बात की कि एमक्यूएम ने वही पुरानी रागनी छेड़ दी है, और ये एमक्यूएम की पुरानी आदत है। ये शायद लोग, आज की जो न्यू जनरेशन है, ये एमक्यूएम का शायद अभी चेहरा जो देख रहे हैं, ये साफ सुथरा वाला चेहरा देख रहे हैं, लेकिन एमक्यूएम के हकीकी चेहरे से बहुत ही कम जो सीनियर लोग हैं, जो कराची के में जो एक तवील अरसे से रह रहे हैं, वही एमक्यूएम के असली चेहरे से वाकिफ हैं। एमक्यूएम की ये फितरत है हुकूमत को ब्लैकमेल करना, एमक्यूएम की फितरत है अपने ब्लैकमेलिंग के जरिए नाजायज मुतालबात मनवाना, एमक्यूएम की फितरत है कि हर 3 महीने के बाद हुकूमत से अलग होने की धमकी देना। अच्छा, इनको हुकूमत में शामिल होने की भी बड़ी जल्दी होती है, और इतनी जल्दी होती है कि बस मुज़ाकरात, और फिर ये फिर वो, और उसके बाद फिर जब हुकूमत का हिस्सा बन जाते हैं और वो समझते हैं कि अब हमारी नशस्तें हुकूमत के लिए इंतहाई अहमियत अख्तियार कर गई हैं और हमारे बगैर ये हुकूमत नहीं चलेगी, उसके बाद फिर ये अपनी औकात पे आ जाते हैं, और फिर ये अपनी औकात दिखाते हैं, और फिर ये ब्लैकमेलिंग का धंधा शुरू करते हैं, और फिर ये रागनी, इस्तीफा की रागनी शुरू करते हैं, और हारमोनियम और तबले बजना शुरू हो जाते हैं। तो बहरहाल इस वक्त भी इनकी यही रागनी छिड़ी हुई है कि 15 तारीख को बल्दियाती इंतखाबात हुए। भाई, सिंध हुकूमत ने आपके लिए कल क्या नहीं किया। रात को बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आला हाउस में इतना अहम इजलास किया, आप वजीर आला हाउस गए, हुकूमत ने अपना हल्का बंदियों के हवाले से अपना नोटिफिकेशन विथड्रॉ किया, इलेक्शन कमीशन को कह दिया, अब हाई कोर्ट ने आपको जवाब दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दे दिया, आपको इलेक्शन कमीशन ने जवाब दे दिया। अब इसके बाद इसमें वफाकी हुकूमत का क्या क्या कसूर रह जाता है। अब आप आ गए हैं दादागिरी पर, उसी अपनी बदमाशी पर, दहशतगर्दी पर, के 15 तारीख को इलेक्शन करवा के दिखाएं, कराची और हैदराबाद में इलेक्शन करवा के दिखाएं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो भाई, आप ही की जबान में बता रहा हूं आपको कि वो दिन हवा हुए जब अब्बन मियाँ फाख्ताएं उड़ाया करते थे। अब थोड़ा सा आप अपनी औकात में आ जाएं, और आप थोड़ा सा नीचे आ जाएं। आपको देखा ना 2018 में
इस्टेब्लिशमेंट ने किस तरह आपको दौड़ा दौड़ा के मारा कि आपकी अपनी सीटें तक आपसे छीन ली। तो बहरहाल कहने की बात यह है कि आज एमक्यूएम की इस थ्रेट की वजह से, इस ब्लैकमेलिंग की वजह से जो है वो इनको आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही है। अपना मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से फ़ोन पे बात की और उनसे जो है वो रब्ता किया और उनसे मुशावरत की और उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई और जो है वो एमक्यूएम ने बाकायदा कहा कि अगर 15 को इंतखाबात हुए तो फिर हम ये करेंगे, इस्तीफ़े हमारे रब्ता कमेटी के पास जमा हो चुके हैं, हम पहले मरहले में काबीना से अलग होंगे, उसके बाद फिर पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे। इसके अलावा आसिफ ज़रदारी साहब ने भी खालिद मकबूल साहब को फ़ोन किया, फिर उनको कहा कि जी आप परेशान नहीं हो, आपके अब जो सामने वाले मुतालबे हैं वो भी पूरे करेंगे और जो पसे पर्दा वाले मुतालबे हैं हम वो भी पूरे करेंगे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पीटीआई के दौर में असद उमर इनके पसे पर्दा वाले जो मामलात थे या जो मुतालबात होते थे वो उनको मतलब उनको हल करने के लिए असद उमर साहब कोशां रहते थे और अगर नहीं तो फिर सिंध असम्बली में ऐसा टफ टाइम देते थे कि जो उस वक्त अपना अब भी जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख हैं कि वो सर पकड़ के बैठ जाते थे। बजट की मंजूरी में असद उमर से यानी पीटीआई से पैसे लेकर और यहाँ जो है वो ऐसा रास्ता अख्तियार कर लेते कि हुकूमत बआसानी बजट मंजूर करवा लेती और फिर पीटीआई मुंह तकती रह जाती। तो बहरहाल इसके बाद जी जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने खालिद मकबूल साहब को फ़ोन किया, उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने और उनको यहाँ तक यकीन दहानी करा दी कि आज रात तक सारे मसले हल हो जाएंगे। तो बहरहाल मसाइल हल होंगे, ज़ाहिर है इनको पता है, ये जानते हैं कि ब्लैकमेलिंग किसे कहते हैं, ये जानते हैं कि ब्लैकमेल करके अपने जायज़ और नाजायज़ मुतालबात कैसे मनवाने हैं, ये जानते हैं कि जो है वो सामने वाले मुतालबात कैसे मनवाने हैं, पसे पर्दा वाले मुज़ाकरा मामलात कैसे मनवाने हैं। नाज़रीन ये हकीकत है या नहीं है, इसमें कितनी सदाकत है कितनी नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जब से कामरान टिसोरी साहब जो है वो गवर्नर बने हैं और मुत्तहिदा को एमक्यूएम को एक करने की कोशिशें शुरू हुई हैं, तब से इस शहर में अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ना शुरू हुई है। यानी जब से एमक्यूएम को बाकायदा यानी इस हुकूमत में हिस्सा मिलने के बाद बाकायदा से लिफ्ट मिलना शुरू हुई है, तब से कराची के हालात ख़राब हुए हैं। स्ट्रीट क्राइम में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में इजाफा हो गया है और बाकायदा अब तो यानी वही स्टाइल जो एमक्यूएम का पुराना था, दे गोली आर या पार, सहाफ़ियों को मार, प्रोफेसरों को मार, डॉक्टरों को मार, लेक्चरर्स को मार, जो 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 सामने आए उसको मार। तो बहरहाल हो सकता है कि मेरी गलतफहमी हो सकता है कि मेरी कैलकुलेशन गलत हो, लेकिन मेरा ये एक अंदाज़ा है कि जो है वो जब से ये सारे मामलात हुए हैं, कराची का अमन एक बार फिर तबाह हो चुका है। अब इस वक्त अब जाते जाते मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ब्लैकमेलिंग ज़रूर करें, लेकिन सियासत करें। सियासत में ब्लैकमेलिंग नहीं होती, सियासत में मुतालबात को सामने रखा जाता है और मुतालबात को सियासी अंदाज में हल किया जाता है। यानी आपका तर्ज़ सियासत आज भी जो है वो खड़ा हुआ है 88 में और आज भी आपका तर्ज़ सियासत जो है आज भी 90 की दहाई से बाहर नहीं निकला और आज भी आप समझ रहे हैं कि जितना जनरल मुशर्रफ ने आपको गोद में बिठा के फीडर पिलाए और खून की जो है वो खून के फीडर पिलाए, आज भी आपको खून के फीडर पिलाए जाएं ताकि आप तबाह ना हो और फिर खून चूसना शुरू करें, तो इस तरह नहीं होगा। और हुकूमत को भी चाहिए कि हुकूमत कुछ, ज़ाहिर है मैं ये भी नहीं कह सकता कि हुकूमत कुछ करे, क्योंकि हुकूमत खुद इतनी कमज़ोर है कि चंद नशस्तों पर तो खड़ी है और वैसे भी इमरान खान भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ऐसा माहौल बन जाए कि सदर जो है वो इनको शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने के लिए कहें और ये अनकरीब हो जाएगा। ये आप जहन में रखिएगा कि ये अनकरीब होगा कि सदर को एतमाद का वोट लेने के लिए कहा जाएगा। तो बहरहाल नाज़रीन, जब तक ये सिचुएशन क्लियर हो तब तक के लिए अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।